कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए लंबे इंतजार के बाद अब एक सकारात्मक संकेत सामने आया है। जी हाँ, 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन को लेकर हलचल काफी तेज होती जा रही है। आयोग के गठन के करीब 3 महीने के बाद अब उसे दिल्ली में अपना स्थायी कार्यालय मिल गया है। जी हाँ, इसके साथ ही ये साफ हो गया है कि वेतन बढ़ोतरी की प्रक्रिया जो है अब सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं रह गई है। सबको पता है अब 8th सीपीसी कमेटी केंद्र सरकार द्वारा 8th सीपीसी कमेटी बना दिया। 3 महीना होने के बाद भी दिल्ली में कमेटी को बैठने के लिए कोई दफ्तर नहीं दिया गया, जो कि केंद्रीय कर्मचारी जो रेलवे का हो या डाक विभाग का हो या अपना जो डिफेंस सिविलियन हो, सभी ने अपना मेमोरेंडम लेकर दिल्ली पहुंचता है, जो कि सीपीसी को सौंपने के लिए। लेकिन सीपीसी का कोई दफ्तर नहीं था। 3 महीना हो गया, विवाद हुआ। अब केंद्र सरकार ने 8th सीपीसी कमेटी को बैठने के लिए वहाँ पर दफ्तर दिया गया है और ये फंक्शन हो चुका है। उसका जो न्यूज़ आपने अभी सुना है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करने वाली नेशनल काउंसिल के स्टाफ साइड ड्राफ्टिंग कमेटी 25 फरवरी को दिल्ली की अहम बैठक करने जा रही है। ये जो मीटिंग है फिरोज शाह रोड स्थित कार्यालय में होगी और साथ ही इसमें देश के जो अलग अलग डिपार्टमेंट है यानी कि विभाग से जुड़े कर्मचारी संगठन हिस्सा लेंगे। बैठक में रेलवे हो गया, रक्षा, डाक विभाग, आयकर समेत कई जो प्रमुख डिपार्टमेंट है इसके कर्मचारी शामिल होंगे। माना यह जा रहा है कि ये जो चर्चा है एक दिन की नहीं है बल्कि करीब 1 हफ्ते तक चल सकती है, ताकि सभी मुद्दों पर विस्तार से विचार किया जा सके। अब मैं आपको एक डमी ड्रिल का शुरुआत जो केरला स्टेट एक्सर्विसमैन लीग को मिला हुआ एक बहुत बढ़िया तरीका का एक टास्क जो मिला है, तो इसलिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। वो झलक मलयालम भाषा में है। इसके बाद आप उसको सुनिए, मैं उसके बाद बताएंगे। കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അംഗീകരിച്ച കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമുക്ത ഭട സംഘടനയുടെ 14 ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള 10,000-ൽ പരം പ്രതിനിധികൾ 2026 ഫെബ്രുവരി 14 കോഴിക്കോട് ഫ്രീഡം സ്ക്വയറിൽ ഒരുക്കുന്ന ആവേശക്കടലിൽ അവർ ഒത്തുചേരുകയാണ്। जो मलयालम भाषा से जो आपने सुना है वो हिंदी में ये है, वो ये कह रहा है केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त किया हुआ जो एक ही संगठन है केरला एक्सर्विसमैन लीग। बिल्कुल सभी पता है, 90% हमारा जेसी जवान उन्हीं के साथ में ही रहता है, इंडियन एक्सर्विसमैन लीग और उनसे जो मिला हुआ स्टेट एक्सर्विसमैन लीगों में है। तो मान्यता प्राप्त संगठन है जो दोनों सरकार द्वारा उनको मान्यता प्राप्त दिया गया है। वो केरल का कालीकट में पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए 14 फरवरी में बैठक है। अब आप बताइए, अब इस बैठक किसके लिए है, क्या है इसका वजह, ये भी हम जानना चाहता हूँ। कोई डमी तो नहीं है या कोई टास्क पूरा तो नहीं कर रहा है, जो कि 25 फरवरी 2026 को पे कमीशन के सामने जो हमारा कर्मचारी यूनियंस अपना मेमोरेंडम सौंपेंगे और आंदोलन भी करेंगे। लेकिन हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने मेमोरेंडम सौंपा गया है, लेकिन आंदोलन करने का परमिशन तो नहीं दे रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार को पता है जेसी जवानों के साथ में जो हमारा बहुत बड़ा न्याय हमारे साथ में किया गया है। लगातार 342 दिन 20 फरवरी 2023 से लेकर जो 17 मार्च 2024 तक हम जंतर मंतर में लगातार आंदोलन किया है। और उस आंदोलन को देखते हुए अब दोबारा बैठने के लिए उन्होंने परमिशन तो नहीं दे रहा है, लेकिन हमारा देशीय संगठन जो हिंदुस्तान के अंदर नॉर्थ इंडिया में किसी भी जगह पर IESL अपना एक रैली रख ही नहीं सकता, इसलिए केरल को चुना गया है। टास्क केरल को दे दिया। केरला स्टेट ऐसी है, अच्छे साड़ियाँ पहनकर ड्रेस कोड में लेडीज विंग आ जाएंगे केरला स्टेट एक्सर्विसमैन लीग के नेतृत्व में।
और 14 जिला का सारे वीआईपी वहाँ पर पहुँचेंगे। इसी जैसा ड्रामा अभी केरल में शुरू हो चुका है। वो उसके बारे में अब दूसरा भी एक जो उनका झलक है वो भी सुनिए, फिर मैं आपको फिर बताता हूँ। സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കേണൽ ജയദേവന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേരുന്ന ഈ പ്രൗഢഗംഭീരമായ സമ്മേളനം ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള പൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ PA മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. സംഘടനയുടെ 60ാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗികമായ തുടക്കം കോഴിക്കോടിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ പാർലമെന്റ് അംഗം ശ്രീ MK രാഘവൻ നിർവഹിക്കും. ये आपने सुन लिया होगा, मलयालम भाषा में है। इसमें ये कह रहा है, जो केरला स्टेट एक्सर्विसमैन लीग का जो प्रेसिडेंट कर्नल रिटायर्ड जयदेवन सर ने जो कालीकेट में जो KSL का ये प्रोग्राम को जो संबोधित कर रहा है, साथ साथ में केरल का जो मिनिस्टर मोहम्मद रियास टूरिज्म मिनिस्टर है वो, और पार्लियामेंट का जो प्रतिनिधित्व करने वाला जो नेता है श्री राघवन, ये हमारा एक्सर्विसमैन केरला स्टेट एक्सर्विसमैन लीग का इस प्रोग्राम को 14 फरवरी 2024 को उद्घाटन करेंगे। तो एक डाउट है, आने वाला टाइम पर केरल में इलेक्शन होने वाला है, अप्रैल 2026 को इलेक्शन होंगे। अब पूर्व सैनिकों को इकट्ठा करके उस जगह पर इलेक्शन रैली तो नहीं चला रहा है, क्योंकि पे कमीशन का है करके इसके अंदर झलक में दिखा रहा है, बता रहा है बहुत कुछ, डेमी ड्रिल तो बहुत कुछ इसके अंदर आ रहा है। तो आप जो मैसेज ये है वो मैसेज मैं आपको बता दिया, फिर आगे सुनिए। മുൻ സദേൺ കമാൻഡ് ആർമി കമാൻഡർ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ K. സുരേന്ദ്രനാഥ്, സംഘടനയുടെ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് ബ്രിഗേഡിയർ ഇന്ദ്രമോഹൻ സിംഗ്, മുഖ്യരക്ഷാധികാരി ശ്രീ വർഗീസ് കാപ്പിൽ എന്നിവരും നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു. अब इस झलक आपने सुन लिया होगा, मलयालम भाषा में है। उसमें ये कह रहा है, ये जो प्रोग्राम है, ये जो रैली जो आयोजन किया है केरल में 14 तारीख को, इसमें जो हमारा आर्मी कमांडर रहकर सदर्न आर्मी कमांडर रहकर सेवानिवृत्त हुआ है हमारा लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र नाथ साहब भी उसमें अटेंड करेंगे। और इंडियन एक्सर्विसमैन लीग जो हमारा देशीय संगठन है उसका जो प्रेसिडेंट जो ब्रिगेडियर इंद्र मोहन सिंह साहब भी उसमें अटेंड करेंगे। इसके अलावा रक्षा अधिकारी जो IESL का रक्षा अधिकारी जो वर्गीस तापिल भी जो कालीकेट में इस प्रोग्राम अटेंड करेंगे और इस रैली को आगे लेके जाएंगे। तो ये एक बात है, एक शक की बात है। हम कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। 1 से लेकर 7 पे कमीशन तक हमारा देश का JCO जवानों को धोखा ही धोखा दिया गया है, हर जगह पे धोखा दिया गया है, जो कि हमारा अधिकारी सामने है। 90% स्ट्रेंथ को लेकर देशीय संगठन बनाकर बैठे हैं और उसके अंदर कुछ लोगों को जो सिलेक्टेड पद देकर जो गद्दी संभाल कर रखा है वो भी हमारा रैंक का है, उनको तो कुछ पता नहीं है। उनको अपना टाइप बांधने के लिए जो मौका मिलना चाहिए और मरने तक वो टाइप बांधते रहे, जो कि राजनीति पार्टी के साथ में अगर कोई राजनीति पार्टी का कोई भी नेता अगर सामने आता है हाथ मिलाएंगे, जो कि इतना बड़ा नेता है पूर्व सैनिकों का, बड़ा वोट बैंक का नेता। अब उसको जो अपना अपना घर पे बहुत इज्जत का साथ बैठेंगे और 2000 रुपये 3000 रुपये पेंशन में ना मिलने से क्या दिक्कत है उस नेता को? उनको तो उस जगह पर फैक्ट्री चल रहा है। केरला स्टेट एक्सर्विसमैन लीग एक फैक्ट्री है जो कि उसके अंदर पैसा आता है, केंद्र सरकार भी उसमें पैसा देता है और इंडियन एक्सर्विसमैन लीग का इंद्र मोहन सिंह साहब भी फंड देंगे। और केरला स्टेट के अंदर जो अपने लिए युद्ध स्मारक हो या पूर्व सैनिक को बैठने के लिए जो भवन बनाया हो, सब लाखों रुपया जो पूर्व सैनिकों से लेकर जो ऑफिसर बना कर रखा है। पूर्व सैनिक भी यही सोचते हैं, जो हम लोगों ने उसमें पैसा दिया है 10,000 तो 20,000 25,000 दिया है, अब हम उसमें से निकलेगा तो वो उसमें नाम कहीं भी नहीं रहेंगे,
जो कि बाकी संगठन को तोड़ने के लिए ये लोग अपना षड्यंत्र लगाता भी है। तो हम ये सवाल पूछ रहा हूँ, थर्ड पे कमीशन के समय पर हमारा जेसीओ जवान जो पेंशन हो रहा था 1, 2, 3 पे कमीशन के टाइम पर, तो आखिरी बेसिक पेमेंट का जो बेसिक है उसका 73% हमको जेसीओ जवान को, जो कि कम उम्र में आना पड़ता है, छोटा उम्र को जो बरकरार रखने का एक नियम बना कर रखा है, जवान कहा जाता है। तो 35 का उम्र में, 38 का उम्र में, 40 का उम्र में, 42 का उम्र में, 50 का उम्र में पूर्व सैनिक बाहर आना है। 15 से लेकर 25 साल तक 60 का उम्र बनने के लिए टाइम बाकी है और धक्का खा रहा है बाहर आके, तो ऐसी स्थिति में 73% पेंशन दिया करते थे। लेकिन देश में संकट आया, ऐसी ऐसी बात बता रहा है, तो हमारा 73 से 23% को कटौती करके थर्ड पे कमीशन में 50% कर दिया गया है। तो आर्थिक संकट अगर आया हुआ है तो हमारा 33% पेंशन पाने वाला हमारा अधिकारी वर्ग, साथ साथ में केंद्रीय कर्मचारी जो 60 का उम्र तक नौकरी करता है, उनको 17% बढ़ाकर 33% से 50% कर दिया गया है। तो सबसे बड़ा धोखा थर्ड पे कमीशन में हुआ है। 4th, 5th, 6th पे कमीशनों में जो OROP दिएंगे, 1 रैंक 1 पेंशन आपके लिए लागू है, जेसीओ जवान के लिए लागू है। बहुत कुछ पार्लियामेंटों में भी हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर डिपार्टमेंट हमसे मांग रहा था OROP, उनको भी चाहिए। पैरामिलिट्री फोर्स मांग रहे थे, तो हमारा ही अधिकारियों ने बोला पैरामिलिट्री फोर्स 60 की उम्र में आता है, लेकिन हमारा अधिकारी भी 60 की उम्र में आता है, लेकिन हमारा अधिकारी बोलता हमें OROP चाहिए, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट 60 की उम्र में आता है। अब ये सब कुछ हमने उस टाइम का जो झलक हमने न्यूज़ों में भी, पार्लियामेंट में भी हमने सुना भी है। लेकिन अब जो बात यही है, हमें OROP दिलाएंगे करके हमारा अधिकारियों ने इसी जैसा नाटक रचाते रहा, क्योंकि अफसरों के लिए नहीं मिलेंगे। लेकिन अफसरों के लिए पता चला, साफ हो गया, जो कि कंट्रीब्यूशन पेंशन 2003 में लागू किया गया है, तब जाके हमारे अफसरों को उम्मीद आया हम भी OROP ले लेंगे, जो कि फौज के अंदर है, हम कैसे भी ले लेंगे, जो कि सरकार को कैसे भी दबाव में लेंगे। 90% जो स्ट्रेंथ जेसीओ जवान उन्हीं के गोद में ही बैठा हुआ है, उनके इशारे में चलता है, वो बहुत बड़ा तरीके से, चालाकी तरीके से बंद करता है। तो ये एक बात हमारे सामने आया हुआ है। तो हमने केरला स्टेट एक्स सर्विसमैन लीग को ये पूछना चाहता हूँ, आप क्या ये सब जानते हो? और दूसरी बात, 6th CPC में हमारे लिए पहले बार मिलिट्री सर्विस पे का रिकमेंड किया गया है। वो इक्वल अलाउंस थे, इक्वल अलाउंस, उसमें जेसीओ जवान और अफसर सभी के लिए बराबर होता है। यूरोपियन देशों में ऐसे ही है। यूरोपियन देशों का एक अलाउंस पहले बार हमारा 6th CPC में रिकमेंड हुआ, सरकार ने मान भी लिया, लेकिन उसको अलग अलग रैंकों के हिसाब से अलग अलग जगह पर लेके जाके खड़ा कर दी, धोखा के साथ में, और जेसीओ जवान को बेवकूफ़ बनाते हुए, केंद्र सरकार को गुमराह करते हुए 6th CPC में हमारे अधिकारी वर्ग जो MSP को अलग अलग तरीक़े से टेबल तैयार कर दी। अब उसको इक्वल करने के लिए हमारा केस को ले जाके पेटिशनर जो सेलेक्टेड जेसीओ जवान को लगाकर हमारा अफसर लॉबी ने वो हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुमा रहा है, जो कि हमको देना नहीं है, दिलाना नहीं है। ये हमने देखा। जैसे मैं मानता हूँ OROP जब आया, OROP फर्स्ट में जो जेसीओ जवानों के लिए ही ऑथराइज है, बाकी कोई डिपार्टमेंट के लिए ऑथराइज नहीं है, तो हमारा अफसरों भी OROP ले ली। जेसीओ को तो ज़्यादा मिल रहा करके उसको तो 0 टेबल में कर दिया था। ये भी हम जब देखा, जैसे OROP 2 आया, तो जैसे OROP 2 के पहले फिर आया था हमारा 7th CPC, फिटमेंट फैक्ट देखो, अफसरों के लिए अलग कर दिया गया है, जवानों के लिए 2.57 वही फिटमेंट फैक्ट रखा। 1 साल तक लगातार सर्विंग तीनों आर्मी चीफ ने सरकार के साथ में जो गुपचुप बातें करते रहा बंद कमरा में, जेसीओ जवानों को भी पेमेंट को रोकते हुए किया।
और आशा लगाकर जैसे जवान सर्विस कर रहे थे। बाद में बंद कमरा में इन्होंने सरकार को यही गुमराह कर दिया। सेना के अंदर जो अफसर जो आना ही नहीं चाहता है, 10,000 अफसर कम है, और जितना भी अफसर सर्विस कर रहा है वो उसको वर्कलोड ज़्यादा है, वो 2-3 किस्म का ड्यूटी करता है। ऐसी स्थिति में जो युवा को आकर्षित करने के लिए जो पेंशन का जो पेमेंट का फिटमेंट फैक्टर को अलग करना जरूरी है, ऐसे बता के उन्होंने अपना फिटमेंट फैक्टर अलग बना दी और जवान जैसे को वैसे ही रख दी और धोखा भी दे दी। उसके बाद जैसे ORP-2 आया तो बिल्कुल इसके अंदर हमने देखा जो ORP-2 में अफसरों के लिए अच्छे बल्ले बल्ले जो एरियर आ गया, जो कि उनके लिए ORP आतरेज नहीं है लेकिन उनको मिलता है। जैसे ORP-3 आ गया तो भी आपने देखा बहुत चालाकी के साथ में काफ़ी दिन से अफसर मांग रहे थे IAS कैडर का जैसा NFU, जो लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, ये रैंकों से रिटायरमेंट होता है, आगे का वैकेंसी कम होता है, लेकिन पेंशन IAS कैडर का जैसा उनको ऊंची रैंक का देना चाहिए, क्योंकि NFU चालाकी से ORP-3 में अफसरों ने ले ली। तो ये सब हमारे साथ में धोखा हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूं, केरल का एक्स-सर्विसमैन लीग और कालीकट में जो ये रैली चला रहा है, इस रैली केरला स्टेट के इलेक्शन का संबंधित है या पूर्व सैनिकों को 8th CPC में उनका पिछले कमिश्नों में दिया हुआ सारे विसंगति पूर्ण करने के लिए मेमोरेंडम तैयार करने के लिए किया है। ये शक देश का समस्त JCO जवानों को होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के अंदर मैं पहले भी बताया, नॉर्थ इंडिया के अंदर ऐसे कोई भी एक धरना या रैली इंडियन एक्स-सर्विसमैन रख ही नहीं पाया है। साथ साथ पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने भी पिछले साल जो रैली केरल का कैनूर में रखा गया है, जो कि उनको भी नॉर्थ इंडिया में स्ट्रेंथ इकट्ठा करने में दिक्कत थे, जो कि आप सब जानते हो, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के रैली और अपना जो वहाँ पर हड़ताल लगातार चला था। इसकी वजह से देशीय संगठन के अंदर बैठा हुआ JCO जवान को अपना हक के बारे में पता चला और उन्होंने जंतर मंतर की तरफ आकर्षित हुआ। अपना फैक्ट्री संभालने में केरला एक्स-सर्विसमैन लीग बहुत मुश्किल से संभाल कर रखा है और डमी ड्रिल और डमी नाटक खेलते हुए, एक भाषा का जो इस्तेमाल करते हुए देश का समस्त पूर्व सैनिकों को बेवकूफ़ बनाते हुए हमारा IASL का इंद्रमोहन सिंह साहब भी और केरला स्टेट एक्स-सर्विसमैन लीग का जो जयदेवन साहब भी मिलकर केरल में ये जो डमी नाटक का खेल करने जा रहा है, जो कि वहाँ पर पे कमीशन बैठ चुका है। इसी का वीडियोस और फोटोग्राफीज और जलवा और ड्रिल और वहाँ पर जो दिखाया गया हर बातों को लेकर पे कमीशन के साथ में एक मेमोरेंडम देके वहाँ सौंप देंगे और पे कमीशन भी यही सोचेंगे, केंद्र सरकार भी यही सोचेंगे, हमारा पूर्व सैनिक JCO जवान खुश है। നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി, നമ്മുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ഒരേ സ്വരത്തിൽ നമുക്ക് ശബ്ദമുയർത്താം. വിമുക്തഭടന്മാരുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും വരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നമുക്കൊത്തൊരുമിച്ച് പോരാടാം. ഫെബ്രുവരി 14 മാനാഞ്ചിറ യുദ്ധസ്മാരക കവാടത്തിലും ഫ്രീഡം സ്ക്വയറിലും നമുക്ക് വീണ്ടും ഒത്തുചേരാം. इस मैसेज में ये कह रहा है, जो सैनिकों का जो कल्याण वाली बात हो, जो वेलफेयर वाला बात हो, जो हम एक होके केरल का कालीकट में 14 फरवरी को इकट्ठा होंगे। आप लोग सब पहुंचिए, वहाँ पर पहुंचिए, जो कि हमारा जो वेलफेयर जो है
उसके लिए ताकत दिखाएंगे। लेकिन ये नहीं बोल रहा है सीपीसी के सामने हमने मेमोरेंडम दे रहा हूँ, ये सब मांग कर रहा हूँ, ऐसा कुछ मैसेज नहीं है। एक चुनावी रैली, केरल में इलेक्शन आने वाला है, उसके एक चुनावी रैली और सत्ता पक्ष के साथ में मिलकर खेल रहा है, कोई फायदा नहीं है हमको इसके बारे में। और मैं आपको एक नोटिस पुराना जो हमारे साथ में जो छल कर रहा था वो भी आपको पहुंचा रहा हूं अब तक, आप वो भी थोड़ा सा देखिए, मलयालम भाषा में है। ये जो फोटोस आपने देखा होगा, राष्ट्र रक्षा संगम, उसके ऊपर मलयालम भाषा में लिखा है, 2023 का है। जो हमारे जंतर मंतर में 20 फरवरी को हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया, लगातार हमारा आंदोलन आगे चल रहा था। उस टाइम पर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने एक ऐलान कर दी, हम जेसीयू जवान का एक संगठन बनाएंगे, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन। आज वो है ही नहीं है, उसका कहानी हम आपको बाद में सुनाएंगे, जो कि वीडियो बड़ा हो जाएंगे। जो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन बनाने वाला बात आ गया तो जंतर मंतर में अफसरों का जामवाड़ा शुरू हो गया। हमसे बातचीत करने के लिए कई अफसर पहुंच चुका था वहां पर, अफसरों का नाम भी हम बताएंगे, जो दूसरा एक वीडियो में बता देंगे। लेकिन उस टाइम पर 9 अप्रैल 2023 को एनडी तिवारी भवन न्यू दिल्ली में हमारा अपना एक संगठन हम बनाएंगे करके ऐलान कर दी, जो किसी न किसी वजह से वो बनने के बाद वो टूट भी गया है। लेकिन वो एफए तो हमने बना दिया। जो एफए बनाने के बाद बड़ा एक रैली भी हम आयोजन किया है दिल्ली में, वो भी बहुत रंग लाया। लेकिन अफसरों का पैर के नीचे से जमीन हिलना शुरू हो गया, जो कि जेसीयू जवान का अकेला संगठन हो नहीं सकता है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय में इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होंगी। तो फिर डिफेंस सिविलियन का कर्मचारी यूनियन और उनका अफसरों का यूनियन अलग अलग क्यों, इसके जवाब नहीं है उनके पास, जो कि एक डेमी ड्रिल पहले से बना के हमें दबा कर रखा गया है। अब इससे बचने के लिए यही केरला स्टेट एक्स सर्विसमैन लीग के साथ में मिलकर इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग ने केरल में यही कालीकट में जो एक आयोजन का शुरुआत कर रहा था, वो भी 9 अप्रैल 2023 को, जहां एनडी तिवारी भवन में हम लोगों ने एफए बनाने के लिए अपना काम चला रहा था, उसी टाइम पर वही डेट पे 9 अप्रैल 2023 को केरल का कालीकट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे। और उस टाइम पर जो पार्लियामेंट का जो राज्य रक्षा मंत्री जो एमपी जो है, उसमें केरल का जो प्रतिनिधित्व करने वाला वी मुरलीधरन और पीटी उषा, ये सब उसमें भाग लेंगे। और केरल का बीजेपी का जो प्रेसिडेंट जो है वो भी उसमें, सुरेंद्र उसका नाम है, वो भी आएंगे। बहुत बड़ा एक फोटो आप उसके अंदर देख सकते हैं, मलयालम में लिखा है 23 अप्रैल 2023 का वो नोटिस है, मलयालम भाषा में लिखा है। उसमें रक्षा अधिकारी का कॉलम में 12 आदमी के नाम मलयालम भाषा में है, सारे अफसर हैं। अब उस टाइम पर जंतर मंतर का जो जवान जेसीयू का आंदोलन को तोड़ने के लिए इन्होंने सत्ता पक्ष का बीजेपी के साथ मिलकर, जो हम गवर्नमेंट का ऊपर हमने अपना जो मांग कर रहा है, तो उन्हीं के साथ मिलकर केरल में हमारे उस आंदोलन को तोड़ने का डमी ड्रिल और नाटक शुरू किया है। लेकिन हम जंतर मंतर से यही ऐलान कर दी, अगर हमारा माननीय रक्षा मंत्री अगर केरल का पूर्व सैनिक से और जो अपना राष्ट्र रक्षा संगम में मिलने जा रहा है, तो जंतर मंतर में आंदोलन करने वाला हमसे मिल के जाइए। ऐसा करने पर केरल का पूर्व सैनिक जेसीयू जवान आपको स्वागत करेंगे, अन्यथा वो इसका बहिष्कार करेंगे। अब उसको कैंसिल करना पड़ा। आनंद फंड में जाकर केंद्र सरकार ने उसको कैंसिल करा दी, जो कि इसमें कोई भी एक जैसे जवान उसमें नहीं जाएंगे। सोशल मीडिया में हलचल शुरू हो गया।
अब सोशल मीडिया के अंदर केरल का ही पूर्व सैनिकों ने ऐलान कर दिया हम नहीं जाएंगे, जो कि जंतर मंतर में हमारा आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन का भविष्य तोड़ने वाला जो काम के लिए हम नहीं आएंगे, इसलिए उसको कैंसिल करना पड़ा। उस टाइम पर केरला स्टेट एक्सर्विसमैन लीग का जो स्टेट प्रेसिडेंट ने एक उनका लेटर हेड में एक ये भी निकाला, जो कि उनका मतलब उनको पता ही नहीं था ऐसा एक नोटिस निकला है, रक्षा मंत्री आ रहा है, उसको पता ही नहीं था। मतलब यही नाटक भी हुआ है। ये नोटिस वो है, मलयालम भाषा में है, उसके अंदर आप खुद ही देखिए 12 रक्षा अधिकारी और कम से कम 25-26 तक उसके अंदर चेयरमैन और कन्वीनर और देश के नेता का फोटोस लगा है। अब जंतर मंतर का आंदोलन को तोड़ने के लिए उस टाइम पर एक इसी जैसे एक डमी ड्रिल, एक नाटक केरल में शुरू किया था, लेकिन हो नहीं पाया समय रहते हुए, जो कि वहां पर हम आंदोलन में थे। इस बार सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को आंदोलन करने का परमिशन ना देते हुए, आंदोलन करने का परमिशन नहीं दे रहा है, ना देते हुए, लेकिन मेमोरेंडम हमारा नॉमलिस सौंप चुका है जो अपना सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने दिल्ली में, लेकिन हमको वहां पर बैठने के लिए आदेश नहीं दे रहा है। लेकिन केरल में डमी ड्रिल शुरू हो गया। कल 14 फरवरी को केरल का पूर्व सैनिक वहां पर इकट्ठा होंगे और ये नाटक, नुक्कड़ नाटक में जो भाग लेंगे। जो पूर्व सैनिक देश भर में जो बैठा हुआ है, जैसे जवान, हमारा साथ में होने वाला जो धोखा साउथ से लेकर नॉर्थ तक कैसे होता है, और साउथ में जो होगा आपको पता नहीं चलेंगे, जो कि भाषा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए ये साउथ इंडिया चुना जाता है, वो केरल को सबसे ज़्यादा लिया जाता है। इसलिए अगर भूखा होने से भी केरल का पूर्व सैनिक ऐसे ऐसे जगह पर जरूर पहुंचेंगे, जो कि जरूरी है, जो कि क्या करोगी, मजबूरी है, क्योंकि केरल का पुनर्वास तो जीरो है। और इसी जैसा लोगों को साथ में मिलेगा तो कोई ECHS में, नहीं तो कैंटीनों में, अगर नहीं तो एक कैस्कोन बना कर रखा है केरला स्टेट का जो कॉरपोरेशन है, उसी के अंदर नौकरी मिल सकता है, बच्चे पालना है, जो कि छोटी रैंक से आया हुआ है, और कंपटीशन जो काट के पेंशन मिल रहा है, उस कंपटीशन काट के जो पैसा मिल रहा है उसमें से भी लोन ले रखा है, तो बच्चे को कैसे पालेंगे। इसलिए इस मजबूरी का फ़ायदा हमारा एक बड़ा वर्ग लेकर जाता है। इसलिए केरल को इसी जैसा डमी ड्रिल और नाटक के लिए टास्क देकर उसको लेके जाता है, और 8 CPC के लिए कोई मांग उसके अंदर नहीं कर रहा है, और आने वाला इलेक्शन का कैंपेन हो रहा है। ये पूर्व सैनिक सबको, देश का समस्त पूर्व सैनिकों को हम जानकारी देने के लिए हमने वीडियो में आया। वीडियो लंबा हो चुका है, लेकिन हम क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद। हालांकि ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि आयोग सभी सिफारिशों को जस का तस स्वीकार करे। पिछली बार क्या हुआ था, चलिए अब इसे समझते हैं। अगर पिछले अनुभव को देखा जाए तो 7वें वेतन आयोग के समय कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम बेसिक सैलरी यानी कि 26,000 रुपए करने की मांग उठाई थी, लेकिन आयोग ने इसे 18,000 रुपए तय किया था। यानी कि सुझाव के साथ साथ आयोग अपनी शर्तें और गणनाएं भी लागू करता है। फिलहाल ऑफिस आवंटन और फरवरी में होने वाली जो बैठक है, इससे साफ हो गया है कि 8 पे कमीशन की जो प्रक्रिया है अब कागजों से निकलकर असली कामकाज के दौर में प्रवेश कर चुकी है। तो वेतन आयोग का कार्यकाल पूरी तरह फंक्शनल होगा। कर्मचारी की ओर से ये मेमोरेंडम औपचारिक रूप से जमा किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि ये वजह भी सामने आ रही है कि कर्मचारी संगठन अभी से अपनी जो तैयारी है इसमें जुट भी गए हैं।